हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। और अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट सब टॉपिक आफ्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो हमने प्रीवियस सेशन में ये देख लिया था कि कंपनी क्या होता है, उसके मेरिट्स, लिमिटेशंस, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, एज वेल एज हर एक लिमिटेशन एंड हर एक मेरिट को प्रॉपरली समझा था। और लास्टली हमने एंड किया था विद ओलिगार्किक मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ओलिगार्किक मैनेजमेंट में मैंने समझाया था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे उसका नाम पड़ा है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसका नाम यहाँ पर बिजनेस में यूज हुआ है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी प्रोवाइड यू क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, कंप्लीट कोर्स फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड along with daily practice problem, absolutely free of cost. If you want e-notes and e-books, the links are given in the description below. We make you prepare for CBSE board as well as some state boards also. So what are you waiting for? Subscribe to the channel if you haven't and like this button so that we can start our lecture. अभी like करो फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक वंस अगेन। सो निकाल लीजिए अपने वेपन्स, दैट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड अ पेन, जिसमें हम सारे कंसेप्ट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, कंपनी जो है ओनरशिप के बेसिस पर तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। सो प्राइवेट कंपनी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स और मैं बोल रही हूँ वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसका नाम कैसा होगा? एक्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर मैं बोल रही हूँ पब्लिक कंपनी है एक्स, तो मैं बोलूंगी एक्स लिमिटेड। और अगर मैं बोल रही हूँ ओपीसी है, तो कैसे लिखते हैं उसको? एक्स प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी, वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो ये तीन टाइप्स की कंपनी आज का हमारा एजेंडा है कि हमें अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पुट अप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। The first category of company is private limited company. Companies Act 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में ये कंपनी डिफाइंड है। सो प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ये फर्स्ट पॉइंट है। हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। तो ये था अपना सेकेंड पॉइंट एंड ये है थर्ड पॉइंट। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फर्स्ट मैं आपको रीड आउट करवा रही हूँ। देन है पब्लिक कंपनी और देन उसके बाद है अपना पब्लिक कंपनी की सारे फीचर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। सपोज कि फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट कंपनी का कि इसका जो सेक्शन है ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। दिस सेक्शन सेज दैट प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सपोज आई एम अ शेयर होल्डर, ओके, आई होल्ड 500 shares in a company. I hold 500 shares in a company. और ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे अपने शेयर्स, मैं हूं प्रियंका मैम, राइट, मुझे अपने शेयर्स किसी XYZ पर्सन, मान लीजिए राहुल को ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो राहुल को जब मुझे शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो मैं प्राइवेट कंपनी में क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकती हूँ? नो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है, मुझे शेयर ट्रांसफर करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, सो शेयर ट्रांसफर हैज अ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे किसकी परमिशन लगेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ऑन द अदर हैंड, अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो मैं शेयर्स ट्रांसफर कर पाती विदाउट एनी परमिशन इन्वॉल्व, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। ओके, नाउ हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। सो स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम होते हैं 200। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है, एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। सो मान लीजिए कि कंपनी में 200 मेंबर्स तो हैं, बट कंपनी में मान लीजिए 190 मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉट 200, 190 मेंबर्स है।
इसमें इन टोटल 15 ऐसे लोग हैं जो पास्ट एम्प्लॉयज थे एंड कुछ नए एम्प्लॉयज ने भी ज्वाइन किया हुआ है 10। तो क्या ये इसमें आएंगे 200 के काउंट में इंक्लूड होंगे? नो। साफ साफ इन्होंने बोला कि एक्सक्लूडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ओके, जो एम्प्लॉयज हैं पास्ट प्रेजेंट के वो इंक्लूडेड नहीं होते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो केवल नोन पीपल को मिलते हैं जिसको कंपनी जानती है, पब्लिक के लिए वो शेयर्स ओपन नहीं होते। सो हमने स्टूडेंट्स 3 फीचर पढ़े। फर्स्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 गवर्न करता है प्राइवेट कंपनी को। नेक्स्ट आप लिखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, साथ में मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाइए जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 says that private company is a company which is not a public company। ओके स्टूडेंट्स, देन ये वाला पॉइंट लिखने के बाद आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, इट हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कंसेप्ट रजिस्टर। चलिए, सो स्टूडेंट्स आई होप आपने नोट डाउन किया एंड देन आप जो भी नोट्स बनाओ कोशिश करना कि वो क्रिस्प हो। यू डोंट हैव टू बी द ऑथर, यू हैव टू मेक जस्ट द वन लाइनर नोट्स। जैसे आप यहाँ पर ये पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, आप केवल यहाँ पर नोट मेकिंग में लिखेंगे मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर प्राइवेट कंपनीज एक्ट 2013 कि यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स मीटिंग में जनरली डिसाइड कर ले तो। पब्लिक कंपनी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लगती है, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो सेक्शन लिखा करो। सो पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 71 of Companies Act 2013। सो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर जो पैसा है वो पब्लिक ही लेके आ रही है। सो इट इज ओपन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। सो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। कौन सा वाला? 2013। अब public company is one which has minimum 7 members and maximum no limit। तो maximum unlimited members भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, उनको मिस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफर करना है, वो इजीली कर सकते हैं विद नो परमिशन। जैसे प्राइवेट कंपनी में स्टूडेंट्स हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, कमेंट बॉक्स में बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बट यहाँ पे अपन को कोई परमिशन नहीं लेनी। इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटीज। यहाँ पे कंपनी किसको इनवाइट कर रही है? जनता को इनवाइट कर रही है, जनरल पब्लिक को, कि आइए और कंपनी के शेयर्स खरीदिए। आपको पता है कि यहाँ पर पब्लिक को कैसे पता चलता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है? उनके एनुअल रिपोर्ट से, उनके प्रोस्पेक्टस से, उनकी वेबसाइट के डिक्लेरेशन से, ना न्यूज़ में भी दे देते हैं कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। नाउ however a private company which is a subsidiary of public company is also treated as a public company। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये वाले पॉइंट्स नोट डाउन करिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी।
ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वहीं बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। मतलब कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल है। वो हो सकता है कंट्रोल मॉनेटरी टर्म्स में, हो सकता है कंट्रोल मैनेजमेंट में हो, ठीक है। सो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे कंट्रोल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है। जो होल्ड कर रही है मतलब उसके पास कंट्रोल है, जिसमें होल्ड कर रही है मतलब वो सब्सिडरी है। तो अब आपको ये लाइन समझ आएगी। हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। तो मान लीजिए कोई पब्लिक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी एक सब्सिडरी है, उसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, और सब्सिडरी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। और किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो हम उसको भी पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। यानी भले ही यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, बट लॉ की नज़रों में ये क्या होगी? पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर कोई कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी है, वो किसी में कंट्रोल एक्वायर करके बैठी है, और वो जो कंट्रोल एक्वायर करके बैठी है वो प्राइवेट कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी ही कहलाया जाएगा। एक ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया। मैं एक बार और रिवाइज करवाऊंगी आपको, सो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए, सो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी जो है इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा हमने देखा इसमें कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं? 7। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्या शेयर ट्रांसफर इजीली हो पाता है? यस, शेयर ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इजीली हो पाता है। क्या जनरल पब्लिक को हम शेयर्स इशू कर सकते हैं? यस। प्राइवेट कंपनी में हम अपने नोन लोगों को शेयर इशू करते थे, बट यहाँ पर हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हैं, यानी जनरल पब्लिक को बोल सकते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। यानी कोई होल्डिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो एक पब्लिक कंपनी है, अगर उसने किसी प्राइवेट कंपनी में होल्ड किया हुआ है कंट्रोल, तो वो जो कंट्रोल होल्ड किया हुआ है वो प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, तो वो भी एक पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। इसलिए लाइन लिखिए, हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर स्टूडेंट्स इस एरिया में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देना। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आप गारंटी वर्ड कहाँ सुनते हो? मान लीजिए कि आप बैंक लोन लेने गए, यानी आप तो स्टूडेंट्स हो, आप बैंक लोन लेने गए और आपके पास अभी कोई भी कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल यानी कुछ भी गिरवी रखने को नहीं है जिसकी वजह से बैंक लोन आपको मिल पाए। सो बैंक ने आपसे बोला कि हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, बट कोई ऐसा गारंटर ले आओ जो ये बता सके कि आप अगर मान लीजिए आप पैसे नहीं दे पाए तो वो पर्सन गारंटी दे सके कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं पैसे दे दूंगा। सो एक गारंटी तो हम वहां पढ़ते हैं, कहां पर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। जो कि है 1949 का। क्या वो बैंक वाली जो गारंटी है और ये वाली जो गारंटी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सेम है? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने आंसर शीट पढ़ी है जो बिजनेस स्टडीज एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, तो उनके मन में तो यही आता है, अच्छा गारंटी मतलब वो बैंक वाला गारंटी होगा जो वो सोशल साइंस में बचपन में पढ़े होते हैं, और वो उसी का ही जनरलाइज्ड आंसर लिख के आ जाते हैं। आप उनमें से नहीं है, क्योंकि आप सभी पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हैं कि आखिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता क्या है।
सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनी को दिवालिया होने के टाइम पर या फिर कंपनी को एक्सेसिव फंड्स रिक्वायरमेंट होने के टाइम पर एक तरह से हेल्प करता है ये पर्टिकुलर प्रोविजन. सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी having the liability of the members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company even if it's being wound up. तो मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ. कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी ने 5 गारंटर्स रखे हैं. ठीक है, यानी इन 5 लोगों ने क्या दी है, गारंटी दी है. कंपनी ने 5 गारंटर्स रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5. फर्स्ट पर्सन ने गारंटी दी है कि मैं वाइंडिंग अप के टाइम पर आपको 5 लाख रुपीस दूंगा. सेकेंड पर्सन ने गारंटी दी है कि मैं 6 लाख दूंगा. थर्ड पर्सन ने गारंटी दी है कि मैं केवल 2 लाख ही दे पाऊंगा. फोर्थ पर्सन ने गारंटी दी है कि मैं आपको 12 लाख दूंगा. और लास्ट पर्सन ने गारंटी दी है कि मैं आपको 1 लाख रुपीस गारंटी देता हूं कि मैं आपको दूंगा. अब कंपनी को एक्सेसिव फंड्स की जरूरत है और कंपनी को अपने सारे कर्जदारों के पैसे लौटाने हैं वाइंडिंग अप के टाइम पर. सो कंपनी क्या करेगी, अपने गारंटर्स को बुलाएगी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यही होती है जिसकी पूरी करता धरता गारंटर्स होते हैं. तो गारंटर्स को बुलाएगी. तो लाइबिलिटी लेट से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख है, यानी कंपनी का जो कर्जा है वो कितना है, 50 लाख है. तो हम मिस्टर ए यानी फर्स्ट गारंटर से बोल सकते हैं क्या 50 लाख पूरे दो? नो, वो केवल 5 लाख तक लायबल है. दूसरे गारंटर केवल 6 लाख तक लायबल है. तीसरे गारंटर केवल 2 लाख तक, उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 1 लाख. आप इससे क्या समझे कि गारंटर केवल जो अमाउंट उसने मेमोरेंडम में प्रॉमिस किया है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देने के लिए, वो केवल उसी अमाउंट तक लायबल है. कुछ याद आ रहा होगा आपको, राइट? शेयर होल्डर इज लायबल ओनली टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम. यानी शेयर होल्डर के साथ भी ऐसा ही होता है. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है केवल उस अमाउंट की जो उसने पे नहीं किया ऑन द पर्टिकुलर शेयर. ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन का पैसा उसने दे दिया 2 रुपए और बाकी पूरे 8 रुपए के लिए वो लाइबल होगा अगर कंपनी को नीड पड़ी तो. ठीक है, सो यहीं पर सिमिलरली 50 लाख का हमारा जो है लाइबिलिटी है. सो ये सारे अगर मैं अमाउंट्स मिला दूं तो 5 + 6 हो गए 11, 12 13 एंड 13 25 25 एंड 26. यानी ये सारे गारंटर्स मिलाकर भी ये 50 लाख की लाइबिलिटी नहीं पूरी कर पाएंगे. और हम इन गारंटर्स को ये नहीं बोल सकते कि आप अपने पर्सनल एसेट से पैसे दो, नहीं, कंपनी के पास अब पैसे नहीं बचे. तो 50 लाख द गारंटर विल ब्रिंग. सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स यानी गारंटर्स, जो हमारे एग्जाम्पल में 5 थे. ठीक है, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम क्या होता है, एक ऐसा कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हों. ओके स्टूडेंट्स, so limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute. यानी वो उतने ही अमाउंट तक लायबल होते हैं जितना मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. फटाफट हर एक चीज नोट डाउन करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount if any unpaid by the shares respectively held by them. तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. एक शेयर होल्डर है मिस्टर सोहम और एक कंपनी है एक्स लिमिटेड. ठीक है, सोहम ने एक्स लिमिटेड में परचेज किए हैं 50 शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए. ठीक है, अब ये 10 रुपए कंपनी कैसे बुलवा रही है? कंपनी ने बोला सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन का पैसा देना होगा 2 रुपीज, देन 3 रुपीज है अलॉटमेंट पर जब हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, देन 2.5 रुपीज है फर्स्ट कॉल,
जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे, एंड देन नेक्स्ट 2.5 रुपीज है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के स्टेजेस होती हैं पैसा बुलवाने की, ठीक है। सो अभी मिस्टर सोहम ने केवल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा पे किया हुआ है, तो यानी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मिस्टर सोहम ने 5 रुपीज पे किए हुए हैं, ठीक है। बचे हुए हैं 5 रुपीज, ये अनपेड हो गया और ये पेड हो गया। यहाँ पर कितना अमाउंट पेड है स्टूडेंट्स, तो 50 इंटू 5 यानी 250, ठीक है। और यहाँ पर 250 ही क्या है, अनपेड है, ठीक है। सो आपने समझा। अब मान लीजिए कि ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये कंपनी, इसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और इनको अब ज़रूरत है अपने शेयर होल्डर्स के पैसे की। तो कंपनी एक्स लिमिटेड की कंपनी के एक डायरेक्टर हैं, वो मिस्टर सोहम से बोल रहे हैं, मिस्टर सोहम से बोल रहे हैं कि आप 500 रुपीज़ जमा करवा दीजिए। तो मिस्टर सोहम क्या बोलेंगे, सर आई एम नॉट लाइबल फॉर 500 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आई एम लाइबल ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मी। सो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना है उसका, 250, वो केवल 250 रुपए के लिए लाइबल होगा, इंस्टेड वो 500 रुपीज के लिए लाइबल नहीं होगा। सो इसलिए लिखा है मीन्स अ कंपनी having the liability of its members limited by the memorandum to the amount if any unpaid by the shareholders, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, रिस्पेक्टिवली ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। सो नोट डाउन करिए इस कंसेप्ट को, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज note. This is a very important note, very important note where we have a clarification over this particular extension. So company is a subsidiary of another company if the other company controls the composition of its board of director, or if the company holds more than 50% of its equity share capital. Promoters can decide the minimum paid up share capital in case of private company and public company as it has not been prescribed, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे ओपीसी। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसकी हेडिंग डालिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और ये है, इसकी हेडिंग डालिए एडिशनल नोट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको थोड़ा सा जिस्ट तो दे दिया था पिछले वाले टॉपिक में, इसमें अपन देखते हैं होता क्या है। सो इसको पढ़ने से पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखिए, this particular subject business studies is so conceptual that you don't have to remember anything bookish, you just have to focus on classes, and if you face any doubts you can drop it in the comments below. Okay students, now holding and subsidiary company, let's understand what is it. Suppose there is a company A Limited, now there is another company B Limited. So A Limited acquires more than 50%, acquires let's say 60% of equity share capital of B Limited, प्लस A लिमिटेड क्या कर रहा है, B लिमिटेड के सारे डिसीजंस में पार्ट ले रहा है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट लेते हैं ना, वैसे ही वो कंपनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पार्ट है, कौन, A लिमिटेड की मैनेजमेंट। तो मतलब B लिमिटेड की सारी गवर्निंग में मेजर बोलने का हिस्सा किसका होगा कि क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए, A लिमिटेड का। तो A लिमिटेड कहलाएगी होल्डिंग एंड B लिमिटेड कहलाएगी सब्सिडरी। ए लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी, और बी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सो इसलिए बोला जाता है अ कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, यानी बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है इफ द अदर कंपनी कंट्रोल्स, तब सब्सिडरी है जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आती हो, यानी बी लिमिटेड के ऑपरेशंस कंट्रोल कर रही हो, और इफ अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर
ये जो दूसरी कंपनी है ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड में 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके बैठी है, यानी मेजर शेयर होल्डर है ए लिमिटेड, ठीक है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी, ए लिमिटेड के, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, होल्डिंग, एंड बी को क्या नाम दे दिया, सब्सिडरी। ओके, अब नीचे वाले पॉइंट पर आते हैं, प्रमोटर्स। तो सबसे पहले प्रमोटर समझते हैं कौन। सो प्रमोटर एक वो व्यक्ति होता है जिसके मन में आइडिया आता है कंपनी को बनाने का, जो कंपनी के फॉर्मेशन की सारी नेसेसरी स्टेप्स लेता है, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, कंपनी में इनिशियल कैपिटल लेके आना, कंपनी के ऑपरेशन से स्टार्ट करना, ये सब किसका काम होता है, प्रमोटर का, ठीक है। तो प्रमोटर एक पर्सन होता है जो शुरुआत में जब कंपनी नई बन रही होती है वो सारे डिसीजंस कौन लेता है, प्रमोटर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रमोटर कैन डिसाइड द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो प्रमोटर डिसाइड कर सकता है पेड अप शेयर कैपिटल एज इट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। सो प्रमोटर डिसाइड कर सकता है कितना कंपनी का हमको शेयर कैपिटल यानी कितनी फंड रेजिंग करनी है। मैं इसको शॉर्ट भाषा में लिख सकती हूँ कि प्रमोटर विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट दैट द कंपनी हैज टू डू फंड रेजिंग, ठीक है। प्रमोटर कैन डिसाइड द फंड रेजिंग सेक्टर, प्रमोटर कैन डिसाइड द amount of fundraising to be done. यहाँ पे फंड रेजिंग का क्या मतलब है कि कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, सो ये दो पॉइंट्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स के अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। सो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ सोल प्रोप्राइटर से। तो मान लीजिए कि आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, सारी लाइबिलिटी आपकी होगी और बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए तो आपके घर के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होंगे। अब पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं हो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को चांस मिल सके, इसलिए वी केम अप विद इनिशिएटिव ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक अकेला व्यक्ति चला रहा है, बट इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस चला रहा था, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप है, बट इसकी जो लाइबिलिटी है यानी वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि घर के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाएंगे अगर नुकसान हुआ तो, अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो पर्सनल लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी। बट लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के एसेट्स के बियॉन्ड इस व्यक्ति के घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगे, नो पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपकी स्टार्टिंग ही नोट्स में ऐसी होनी चाहिए दैट व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्स्ट मेजर डिफरेंस है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एंड सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपीसी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओपीसी में अगर नुकसान हो जाए तो पर्टिकुलर पर्सन के घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में नुकसान हो जाए तो घर के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाते हैं। ओके, नाउ द 2013 एक्ट, तो कौन सा एक्ट है 2013 का, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। कंपनीज एक्ट introduced a new type of entity existing list that is apart from forming public or private company. The 2013 act enables the formation of new entity named as one person company. A OPC means a company with only one member. Okay, as per section 3 subsection 1 of Companies Act 2013, ठीक है। OPC भी एक प्राइवेट कंपनी होती है पर इसका सेक्शन अलग है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1।
स्टूडेंट्स कई बार आप सोचते हो कि मैम अगर इसके आगे एक और ब्रैकेट लग गया तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लॉज, ठीक है। इसके आगे मैं एक और ब्रैकेट लगा के कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करूँ, उसको बोलेंगे सब क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर होता है इसे बोलते हैं सेक्शन, उसके बाद सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज, सब क्लॉज, फिर होते हैं एक्सप्लेनेशन, और इसी तरह से बिजनेस लॉस बने हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 2 की पूरी सीरीज होती है। नाउ आप ओपीसी समझ गए क्या था। सो ओपीसी एक सिंगल पर्सन चला रहा है और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज एसेट्स, उनके घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होते हैं। सेक्शन क्या है 3 सबसेक्शन 1 requirement rule 3(1) provides that only a natural person who is an Indian citizen and a resident in India shall be eligible to incorporate OPC। तो अगर आपको OPC ओपन करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन का मतलब है हम जैसे ह्यूमन बींग्स, वी कैन ब्रीथ, we can talk, we can touch, we can feel, we are human beings। but कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकती। यानी मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, वो ओपीसी चला सकती है क्या एक्स लिमिटेड? नो, इट इज़ नॉट अलाउड। केवल नेचुरल पर्सन जो एक ह्यूमन बींग है वो ही ओपीसी ओपन कर सकता है। एक 4 दीवारी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट ओपन अ ओपीसी। वी नीड अ नेचुरल पर्सन, अ रियल पर्सन फॉर दैट, ठीक है। नाउ this person should be an Indian citizen। now Indian citizen का मतलब आप born and brought up in India होने चाहिए। and third criteria, this person should be resident, यानी व्यक्ति इंडिया में रहता हो। अब एक एक्ट होता है स्टूडेंट्स, उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट बोलता है कि अगर हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति रेसिडेंट है या नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले ये देखें कि क्या वो व्यक्ति प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च में पिछले साल में 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं। तो अगर रहा है तो वो रेसिडेंट है, अगर नहीं रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि सबसे पहले तो रियल पर्सन होना चाहिए, दूसरा बोला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और तीसरा बोला कि क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति ओपीसी ओपन कर सकता है। और ये कहाँ लिखा है, रूल 3 सब रूल 1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करिए ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, ओके। सो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच ओपीसी। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मिस्टर ए ने ओपीसी ओपन की है तो वो कोई और ओपीसी नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। एक पर्सन एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, ठीक है। और नॉमिनी का यहाँ पे क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज मिस्टर ए ने एक ओपीसी ओपन करी, 1 पर्सन कंपनी। अब ये जो 1 पर्सन कंपनी है, ऑब्वियसली ये एक अकेले इंसान है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जिंदा रहेंगे या हमेशा वेल टू डू रहेंगे। हो सकता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, जैसे कि डेथ, जैसे इंसेनिटी, जैसे ओल्ड एज, काम करते नहीं बन रहा, परमानेंट डिसेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, राइट। ह्यूमन लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है। सो इन रीजंस की वजह से बिजनेस सफ़र ना हो, इसलिए मिस्टर ए ने अपने एक ब्रदर हैं मिस्टर बी, उनको इस ओपीसी का नॉमिनी बना दिया। तो अगर उन्हें कुछ हो जाता है, पूरे ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा, मिस्टर बी हैंडल करेंगे। सो इसलिए बोला है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, यानी मिस्टर ए एक से ज़्यादा ओपीसी ओपन नहीं कर सकते हैं। दूसरा,
कैन बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच ओपीसी, यानी मिस्टर बी अगर मिस्टर ए की कंपनी के नॉमिनी है ना, तो वो कोई XYZ दूसरी ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते। समझ आया स्टूडेंट्स? तो नॉमिनी भी एक ही होना चाहिए एंड ओनर भी एक ही होना चाहिए। ओके, सो नाउ OPC to compulsory converts itself into public or private company in certain cases where the paid up share capital of an OPC exceed 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceed 2 crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as a one person company. Very important. अब आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जो लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस क्या क्या थे? सबसे पहला तो एक अकेला व्यक्ति होता है, ऊपर से उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट्स यानी घर के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाते हैं। ठीक है, इन लिमिटेशंस को ब्रेक करते हुए और एक अकेला व्यक्ति को ही अगर बिजनेस चलाना है तो ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था। पर ओपीसी भी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है क्योंकि उसको एक अकेला व्यक्ति चला रहा है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ओपीसी नहीं रहेगी, ओपीसी को आपको कंपल्सरीली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब वो केसेस कैसे हैं? जब कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीस या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। यानी अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, ये जो ओपीसी है ना मिस्टर ए की, अगर इसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा आता है, 50 लाख प्लस, या फिर उसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर यानी सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेल, या फिर उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा आता है, और लिखा है यहाँ पर, है ना, और। ठीक है, तो या फिर इसका जो टर्नओवर है जो 2 करोड़ से ज़्यादा आता है, तो फिर उसको कंपल्सरीली अपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। इट विल नो मोर बी अ ओपीसी। अब यहाँ पर कंपनीज एक्ट बोलता है आपको हम ओपीसी का प्रिविलेज इसलिए ही दे रहे हैं ताकि आप एक अकेला व्यक्ति हैं तो भी आप बिजनेस कर सकें। बट अगर आपकी सेल्स टच कर रही है और अगर आप अच्छे से कमा रहे हो, पेड अप शेयर कैपिटल यानी जो आपके जो शेयर्स की जो बदले में रिटर्न आया है वो इतना ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपकी सेल्स भी 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों टिके रहना है? आप ओपीसी चांस दीजिए उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनको चांस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब आप प्राइवेट कंपनी में कंपल्सरीली इनकॉर्पोरेट हो गए, यू आर नो more a small organization, you have to compulsory convert yourself into a private company। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो यही बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि कोई भी व्यक्ति ओपीसी नहीं खोल सकता, एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता। दूसरा, कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता। और तीसरा, अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल यानी 1 पर्सन कंपनी जो मिस्टर ए की है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा आता है या फिर उसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा आता है, तो आप तो अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गए, आप ज़्यादा कमाने लगे हो, तो यू आर नो मोर अ ओपीसी। यू हैव टू कंपल्सरीली कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम ओपीसी टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, आप पब्लिक लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप आईपीओ, प्रोस्पेक्टस ये सब लाते हो, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो तो। ठीक है, सो ये थे अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया व्हाट वाज द पॉइंट। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस बिटवीन मतलब टेबल निकाल लीजिए कंसेप्ट रजिस्टर दोबारा से, या फिर आपके सामने ही होगी तो फटाफट नोट्स बनाइए इसके। तो टेबल ड्रॉ करना है। पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? 271। और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। दोनों ही कौन से एक्ट में गवर्न है? कंपनीज एक्ट 1956 और द रीसेंट कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 के पहले वाले कंपनीज एक्ट। ठीक है, सो मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200। यहाँ पर एक पॉइंट था, इफ यू रिमेंबर,
पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस काउंट ऑफ 200. ठीक है. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं. फिर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर आपको कंपल्सरीली इंडेक्स बनाना होता है मेंबर्स का एनुअल रिपोर्ट में, यहाँ नहीं बनाना होता. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है. किसका रिस्ट्रिक्शन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी होती है. नाउ इन्विटेशन टू पब्लिक, यहाँ पर हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं. अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते. तो किसको करते हैं? नॉन मेंबर्स को, जिनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानते हैं. ओनली नॉन मेंबर्स विल सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स. तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, एम्प्लॉय पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर शैल नॉट बी काउंटेड. अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है तो मैक्सिमम कितना होता है? 15 डायरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपको MCQ आता है तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं दोनों में. और यहाँ पर 15 से ज़्यादा आप किसकी परमिशन से करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. और वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स मीटिंग एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों की परमिशन लगेगी और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उनमें से 75% लोग यानी 75% लोग हाँ बोले कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काउंट बढ़ा दीजिए. ठीक है. और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? नॉर्मल आप आपस में डिसाइड कर लो, शेयर होल्डर्स मीटिंग या परसेंटेजेस की कोई नीड नहीं है. ठीक है. तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन. जितने भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े उसका एक कंप्लीट कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले फॉर्मेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम फॉर्मेलिटीज लगती हैं, सो मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, ईजीएस्ट फॉर्मेशन. पार्टनरशिप उससे बड़ा होता है तो रजिस्ट्रेशन उसका ऑप्शनल होता है और ईजी टू फॉर्म होता है. जॉइंट HUF लीगल थोड़ा कम होता है, फॉर्मेलिटीज जो ज़्यादा नहीं लगती, एग्जेम्पशन होता है, रजिस्ट्रेशन से करवाना है करवाओ, और इजी फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इसका एक्ट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका एक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका कोई एक्ट नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होता है 1912, कंपनी का एक्ट होता है 2013. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. यहाँ पे बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है क्योंकि सरकार का बहुत इंटरवेंशन होता है. नाउ कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेंदी एक्सपेंसिव फॉर्मेशन प्रोसेस है, बहुत कॉस्टली आता है इसका प्रोसेस. नाउ मेंबर्स. सोल प्रोप्राइटरशिप केवल और केवल एक अकेला व्यक्ति चलाता है. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, 100 भी होता है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट. फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 पर्सन्स होते हैं जॉइंट HUF में, और प्रॉपर्टी के हिसाब से डिपेंड करता है, फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एडल्ट्स होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. कंपनी प्राइवेट है तो मिनिमम 2, पब्लिक है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम प्राइवेट है तो 200, पब्लिक है तो अनलिमिटेड. OPC भी होती है जो अपन ने पढ़ी थी. नाउ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर बहुत कम पैसे लगते हैं सोल प्रोप्राइटर में क्योंकि एक अकेले व्यक्ति अपने खुद के कैपिटल लेके आता है, खुद की सेविंग्स लेके आता है. यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे जो कैपिटल होता है डैट इज़ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिमिटेड होता है, मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, शेयर होल्डर्स लेके आते हैं कैपिटल, शेयर होल्डर्स. ठीक है. फंड रेजिंग होती है जब इशू राउंड चलता है तब शेयर होल्डर्स से कैपिटल बुलवाया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स लाइबिलिटी. सो सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड एंड जॉइंट, इसको हम क्या बोलते थे? जॉइंट एंड सेवरल. ठीक है. नाउ HUF में अनलिमिटेड होती है कर्ता की, लिमिटेड होती है अदर मेंबर्स की. इसके बाद यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड होती है, कंपनी में भी लिमिटेड होती है. नाउ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सोल प्रोप्राइटर में ओनर ही सब डिसीजन लेता है, इसमें पार्टनर्स, इसमें कर्ता, इसमें जिसको वो चुन ले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके. नाउ कंटिन्यूटी. सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इनसेन हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा. पार्टनरशिप में पार्टनर अगर चले जाता है कोई, उसका रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर चाहें तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करेंगे. तो मोर स्टेबल, पर पार्टनर्स के हिसाब से बिजनेस अफेक्ट होता है. फिर यहाँ पर कर्ता, तो अगर कर्ता मर गया तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा. ठीक है. तो इसलिए ये भी एक स्टेबल बिजनेस है.
अब कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी तो स्टेबल है ही, सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। सो ये था हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस। So now students, this was types of companies and comparative analysis. I hope आपको लेक्चर समझ में आया। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर Q&A सॉल्व करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल आर एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th. So students, if you want e-notes and e-books, the links are given in the description below. These are our other social media handles जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करो एंड वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE एंड स्टेट बोर्ड्स। अगर आपको वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनको भी देख सकते हो। एंड अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज़्यादा इनहैंस। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।